लिखो भैया, कैलकुलेशन ऑफ, सेकेंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में लिखना अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, at given concentration, at given concentration, at given concentration। ठीक है, चलो सारे लोग फार्मूला लिखो। अल्फा इक्वल टू, अच्छा इस फार्मूले को समझ पा रहे हो, है ना? अच्छा ये क्या है ऊपर बताओ, क्या लिखा है निखिल? ऊपर क्या लिखा है? मोलर कंडक्टिविटी, है ना? और नीचे क्या लिखा है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। क्या हम इसी फार्मूले को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो चाहे इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल लो, चाहे जीरो कंसंट्रेशन बोल लो, दोनों बातें सेम हैं। तो बताओ, पहला आपने निकाल लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला मालूम हो गया। अब दूसरा कौन सा है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या आपने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ नहीं पढ़ा है? तो अभी नहीं पढ़ा है, हाँ और क्या? अरे अभी कहां पढ़ा? अभी तो अगला चैप्टर आ रहा है, उसमें पढ़ेंगे, है ना? तब तक के लिए आपकी जानकारी के लिए के ए इक्वल टू क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर। क्लियर है? क्या होता है फार्मूला? सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो एक हमने ये चीज निकाल दी और दूसरी ये, दो फार्मूले आज तैयार हो गए ना? क्लियर है? अब इसी बात पे एक सवाल हो जाए, एक तूफानी सवाल लगाओ, लगाओ भैया, लिखो, हाँ लिख लो। ये पूरा फार्मूला ये होता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन 1 माइनस अल्फा होता है ना? अरे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला क्या 12th में भी नहीं पढ़ा? कहे हम 12th पढ़े हो तब ना, है ना? लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा होता है, यानी एक के रिस्पेक्ट में अल्फा बहुत छोटा, है ना? तो हम इसको क्या मान लेते हैं? 1, निगलेक्ट कर देते हैं इसको। तो यही फार्मूला हमारा क्या बन जाता है? के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। रियल फार्मूला ये होता है। चलेगा, एक सवाल लिखो इसी बात पे, बहुत तूफानी सवाल लिखो। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा एक बात बताओ, यदि उसने कहा कि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, इनडायरेक्टली आप क्या समझ गए? कि हो ना हो इलेक्ट्रोलाइट वीक वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा इक्वल टू 1, तो कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा पूछेगा ही नहीं, और पूछेगा भी तो क्या होता है? 1। जब भी आपसे अल्फा का कैलकुलेशन कराए तो तुमसे कुछ ना बोले, तब भी तुम मन ही मन समझ लेना, अच्छा ये इलेक्ट्रोलाइट वीक है। ठीक है, चलेगा, लिखो बेटा, लिखो क्या लिखाया? कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1, 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब वीक इलेक्ट्रोलाइट if molar conductivity at infinite dilution is 390 and also calculate degree of dissociation and also calculate degree of dissociation and dissociation constant of weak electrolyte।
एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में ये पूछा गया है, हाँ या ना, अल्फा पूछा गया है, के ए पूछा गया है। बताओ सवाल में तीन चीजें पूछी गई कि नहीं, तो ध्यान से समझो। अच्छा ये पूछेन और गिवन क्या है, ये पूछेन और गिवन, गिवन क्या है बताओ, क्वेश्चन में गिवन क्या है बताओ। ये आपको दिया गया है, हाँ या ना, 390 दिया गया है। कंसंट्रेशन आपको 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया। अब बच्चा यहीं कंफ्यूज, हमने सबको बहुत अच्छे से रटाया है कि 1 लीटर को आप क्या क्या कह सकते हो, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है ना, 10 की पावर 3 सीसी के बराबर होता है। इसी को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। आप चाहे ऐसे लिखा हुआ देखो चाहे ऐसे लिखा हुआ देखो, बातें दोनों सेम है। और ये किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3 किसके, मीटर क्यूब। अच्छा किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 ml, हाँ या ना। अब ये तुमको मान लो रटा नहीं है तो तुम बेटा आए आए करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब ये 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा है ना, इसका मतलब ये लीटर लिखा है। क्या इसी को हम लिख दें 0.01 मोल पर लीटर, तो ये कोई बेईमानी है, वही सेम चीज लिखी है, चाहे 1 डेसीमीटर क्यूब बोलो चाहे 1 लीटर बोलो, दोनों बातें सेम है। क्लियर है। अब हमने देखो 2 चीजें दी हैं और 3 चीजें पूछी हैं, समझो जरा, है ना। सबसे पहले हम बताओ क्या निकाल लें, अल्फा निकाल लें, बताओ, कहो तो अल्फा निकाल लें, कहो तो ना निकालें, कोई बात नहीं। सबसे पहले अच्छा ये वाला सबने नोट कर लिया, ये आपका याद करने वाला टॉपिक है, इसको कहीं लिख लो, कन्वर्जन नहीं कर पाओगे ऐसे। अब हम इसको हटा रहे हैं, ये लिख लो सब बच्चे। ये नहीं आएगा तो सवाल भी तुम्हारे एकदम लायक नहीं, कूड़ा, फिर बेकार तुम्हारे लिए सवाल। क्लियर है, लिख लो। अच्छा मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस में अब तो घबराहट नहीं होती है, हाँ तुम कुछ भी पूछो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। क्लियर है। अच्छा ये हम हटा रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझो, क्या एक जमाने पहले हमने ये वाला फार्मूला नहीं पढ़ा था, 1000 के अपान एम, है ना। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, एक चीज गायब हो रही, हाँ कप्पा, उसी में नीचे लिखो सवाल में, कप्पा के वैल्यू दे दे, सवाल में लिखो, हाँ ब्रैकेट में लिखो, सवाल के नीचे लिखो कप्पा दैट इज के इक्वल टू 19.5 इंटू 10 की पावर -5। कप्पा हमने आपको दिया है 19.5 इंटू 10 की पावर -5। अच्छा कप्पा का वैल्यू कितना है, 19.5 इंटू 10 की पावर -5। अच्छा एक बात बताओ, 1000 और इंटू 19.5 इंटू 10 की पावर -5 अपान मोलरिटी कितनी दी, है ना। चलो अच्छा अब इसका वैल्यू निकाल के हमें बता दो बेटा, 19.5 आया कि नहीं आया, सबका जोड़ घटा लो, सब कोई जोड़ घटाना अपना अपना रखो, किसी के भरोसे ना रहो। ठीक है। अच्छा बताओ क्या हमने एक कैलकुलेशन कर लिया, एक कैलकुलेशन हो गया। अब चलो हम लोग दूसरे कैलकुलेशन पे चलते हैं। देखो एक कैलकुलेशन हमारा डन हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं दूसरे कैलकुलेशन दैट इज अल्फा पे। कहां चलते हैं, अल्फा पे। क्या अल्फा का फार्मूला अभी हमने ताजा ताजा नहीं पढ़ाया है, हाँ या ना। अच्छा जीरो कर लो चाहे इनफाइनाइट कर लो, दोनों बातें सेम है। अच्छा ये 19.5 अभी ताजा ताजा निकाले हो और 390 हम पहले बता चुके थे,
इसका आंसर बताओ। 0.05। तो बताओ दूसरा भी आंसर निकाल लिए कि नहीं? आई ना? निकल गया। तीसरे आंसर पे आओ। तीसरा क्या, के ए इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर। कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.01 और अल्फा यहां से अभी तुरंत प्राप्त किए हो 0.05 का होल स्क्वायर। आंसर बता ही डालो। जोड़ घटाना गुणा भाग तो किया करो, पहले इसका स्क्वायर कर लो। ये 10 की पावर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है 5 इंटू 10 की पावर -2, तो 25 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो 0.01 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4 और ये कितना हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -6। नहीं आया क्या? बस यही आंसर हो गया। क्लियर है? अब एक बार जरा सवाल पढ़ लो, ज्यादा बड़ा सवाल होगा तो इस टाइप का होगा। क्लियर है? यदि आपको फार्मूले के ऊपर फार्मूला सेट करना आ रहा है तो कुछ नहीं है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, फार्मूला आता वही कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गई बात? इस बात को समझो, पूरे साल हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पूरे साल तुम फार्मूला सीखो। क्लियर है? लेकिन जानते हो हम तो न्यूटन बनने की कोशिश करते हैं, है ना? हाँ कहे अकॉर्डिंग टू मी सेब ऊपर जाना चाहिए, हम मतलब उनका रूल फेल कर रहे हैं, ग्रेविटी का रूल फेल करने में लगे रहते हैं। अरे भैया जो फार्मूले होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट का निचोड़ होता है। जो ब्रैकेट में क्या होता है, क्या जो फार्मूले होते हैं, तो फार्मूले याद करो, क्वेश्चन लगाओ, उनका एप्लीकेशन सीखो, यही कॉन्सेप्ट है। अब पता लगे कॉन्सेप्ट सीखे, 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, ये पता ही नहीं। समझ रहे हो? तो फिर LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा। सवाल आ गया? अच्छा ये जो दूसरा एप्लीकेशन बढ़िया समझ में आया, पहला एप्लीकेशन बढ़िया समझ में आया था। आगे चलो भैया, हेडिंग लिखो, लिखो मोलर कंडक्टिविटी। अगली एक सुंदर सी हेडिंग छापो, लिखो मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के आगे क्या लिखोगे, लेमडा m। देखो भैया ये भी लेमडा है और ये भी लेमडा है, हम इस लेमडा की बात कर रहे हैं। ये वाला लेमडा कौन सा है? अच्छा इसका और इसके नाम में फर्क क्या है? ये है मोलर कंडक्टिविटी, ये है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, जबकि दोनों क्या है लेमडा, है ना? हमने आपको बताया था। तो जब तक हम आयनिक शब्द ना बोले तब तक तुम ये वाला लेमडा लिखना। तो लिखो मोलर कंडक्टिविटी, आगे ब्रैकेट में लिखो लेमडा m r o r अथवा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेमडा eq डिपेंड अपॉन और डैश लगा के छोड़ दो। नंबर 1 लिखो, नंबर 1। अब इसके अंदर लिखो क्या किस किस पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 लिखो, लिखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 2 टेम्परेचर। नंबर 3 कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, एक ही मिला के लिख लो, कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन। ठीक है? बताओ मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है? तो बताओ वो कितनी चीजें हैं, 3, है ना? पहला बताओ कौन बेटा, बहुत बढ़िया, हाँ पहला है नटूरे ऑफ, ये क्या है नटूरे, मतलब नेचर क्या होता है नटूरे, और फ्यूचर क्या होता है फटूरे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तभी तो नॉलेज कनौलद के हो गया, है कि नहीं? अच्छा दूसरा बताओ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, दूसरा बताओ टेम्परेचर। अच्छा तीसरा बताओ बेटा कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन। ठीक है? तो पहली हेडिंग डालो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए किस किस पे डिपेंड करेगा, फिर कैसे डिपेंड करेगा, वो अंदर पढ़ते हैं। पहली हेडिंग डालो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, यहां नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कहां से मतलब है? भाई हमने कहा किसी का नेचर से हमें क्या मतलब है, कि वो गुस्सा करने वाला है या नॉर्मल इंसान है। तो वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का हमें नेचर पता करने का मीनिंग होता है वो स्ट्रांग है कि वीक है। तो नीचे लिखो, नीचे लिखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रांग और वीक। देखो कितना बढ़िया गाना बन गया। लिखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रांग और वीक। दीपक लिख नहीं पाए क्या? चलो ठीक, चलो आगे लिखो। ठीक है, आज हम तुमको एक जुगाड़ सिखा देते हैं, है ना। ये क्या है? जुगाड़। आज के बाद तुम एक जुगाड़ याद करो, मेस। क्या याद करोगे? मेस। मेस, मेस का फुल फॉर्म है, इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और ई का मतलब होता है, बेटा बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसका नाम क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी का दूसरा नाम क्या है? कंडक्टिविटी, है ना। तो आज के बाद जुगाड़ लिख लो, आज के बाद हम लोग मेस बोलेंगे, मेस, है ना। जब हम मेस बोलें तो मेस का मतलब तुम्हें यह समझना है। हाँ लिख लो। हाँ, ये सेम फार्मूला कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस पे दोनों लगेगा। जैसे किसी ने कहा कि हमने, चलो अच्छा पहले इसको लिख लो, नहीं तो हम पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, यही नहीं पता चलेगा। कांवड़ किसकी मम्मी है? नए खोज में है। इसीलिए तो नई नई जगह जाते हैं, शायद कोई चीज नई और मिल जाए। हम्म। आजकल, आजकल तुम लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो क्या? हाँ? कहा? मोमबत्ती डेली ही जलती है तो यार, नहीं समझ रहे हो? अरे ठीक है कि नहीं? हाँ, चलेगा। आगे देखो, लिखो फॉर अ गिवन कंसंट्रेशन, जुगाड़ के नीचे लिखो, लिखो फॉर अ गिवन कंसंट्रेशन, फॉर अ गिवन कंसंट्रेशन, for a given concentration, all the three type of, all the three type of, all the three type of, that is mass, that is mass, is higher, is higher for strong electrolyte, for strong electrolyte। मेस का फुल फॉर्म समझ गए हो ना, है ना। नीचे किसी बात पे सवाल हो जाए, सवाल लिखो, लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ molar conductivity of the following electrolyte, of the following electrolyte, write decreasing order of molar conductivity
of the following electrolyte, that is 0.1 molar HCl, that is 0.1 molar HCl, 0.1 molar CH3COOH, CH3COOH, है ना? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? हमने कहा किसकी मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों में से ज्यादा है, और इसके ऊपर देखो हमने लिखाया क्या, वो जरा पढ़ के आओ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहीं लिखाया है? जरा उसको गोले में बंद करो। HCl स्ट्रॉन्ग है, CH3COH वीक है, तो पक्की बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी वीक से ज्यादा होगी। यही लाइन ऊपर लिखवाई है। ऊपर तो पढ़ोगे ही नहीं, खाली सवालें बार बार देखेंगे और कहेंगे समझ नहीं आ रहा। अरे जो लिखाया उसी का तो सवाल बनाया। हाँ, तो आप देखो 0.1 मोलर HCl का मोलर कंडक्टिविटी 0.1 मोलर CH3COOH से ज्यादा होगा। यही आंसर है, बिकॉज हमने लिखाया है मेस हायर किसका होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और लोअर किसका होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे हम कोई सवाल लिखाएंगे तो सवाले पे पूरा ध्यान कंसंट्रेट करेंगे, ऊपर इसके लाइन क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जैसे तैसे तो उसे पूरा कर पाए, पढ़ने का मौका कहां है कि नहीं। हाँ, चलो इसी बात पे एक और सुंदर सी बात हो जाए। पहला पॉइंट, पहला सवाल, ठीक। अब पॉइंट वाइज लिखते जाओ, इसको पहला स्टार पॉइंट बना लो, जहां पे हमने लिखा है ना फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इसको स्टार बना लो। पहला पॉइंट, पहला सवाल। अब दूसरा पॉइंट बनाओ, लिखो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, लिखो ब्रैकेट में लिखो दैट इज वीक एसिड और वीक बेस। भाई इलेक्ट्रोलाइट हमारे वीक कौन होंगे, या तो वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा। ब्रैकेट बंद कर लो और कॉमा करके लिखो फॉर वीक एसिड हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, higher will be its mass, नहीं समझ में आया? वही है। हाँ, सवाल पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ लिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट की, है ना, जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा वही ऑर्डर मेस का होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वही ऑर्डर मेस का होगा। क्लियर है? है ना? अब नीचे लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग electrolyte, that is 0.1 molar HCOOH formic acid, 0.1 molar formic acid, 0.1 molar acetic acid CH3COOH, 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड C6H5COOH, 0.1 मोलर HCN बोल रहा हूं, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, फुल स्टॉप। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी हमने एसिड दिया सबके सब वीक हैं। 0.1 मोलर HCOOH, 0.1 मोलर CH3COOH, 0.1 मोलर C6H5COOH, 0.1 मोलर HCN, सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना।
ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड से कमजोर होती हैं। अब यहां HCl लिखा होता तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक एसिड है। तो मिनरल एसिड्स आर स्ट्रांग एसिड देन कौन सी? ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड, है ना। अच्छा, तो ये सारे कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं? ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, हाँ या ना। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो सारी की सारी एसिड हैं, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर मेस का होगा, है ना। तो क्यों ना हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें। हमने आपको FBA पढ़ाया था और उसके बाद HCN, ये आप याद रखना, हमने बोला था। F का मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? फॉर्मिक एसिड का। उसके बाद C6H5COOH और उसके बाद एसिटिक एसिड CH3COOH और उसके बाद HCN, है ना। अच्छा बताओ, क्या यही सेम ऑर्डर इसका नहीं होगा बेटा? सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसकी होगी? COOH, उसके बाद C6H5COOH, उसके बाद CH3COOH और उसके बाद HCN। ये आंसर हो गया। बताओ, हमने आपको FBA जुगाड़ याद कराया था, याद कराया था? हाँ, लिख लो। अच्छा बताओ, FBA कहां याद कराए थे? कहां याद कराए थे? अरे 100 जगह पढ़ाए हैं, और जिसने कहीं नहीं पढ़ा वो अब पढ़ ले। हाँ, हमने आपको FBA पढ़ाया, बहुत जगह पढ़ाया, और मान लो जो बहुत जगह से वंचित रहा आज तक वो अब पढ़ ले, है कि नहीं। हाँ, तो ये सवाल बढ़िया समझ आया। अच्छा, अगला स्टार पॉइंट लिखो, लिखो भैया। हाँ, लिख लो। अच्छा, वो लोग पार्ट बी में पहुंच गए हैं। हाँ, देख रहे हो स्पीड? नहीं नहीं। अब इसके बाद आपके पास केमिकल काइनेटिक्स, है ना, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, यहां से फिजिकल समाप्त। क्लियर है? फर्जी परेशान हो, है ना। बस जितना तुम्हारे तक पहुंच रहा है वो तुम ना भूलो, क्या है वो तो अपना हो गया, जो अभी नहीं हुआ उसका टेंशन है। क्लियर है? और रिएक्शन मैकेनिज्म भी बहुत बचा नहीं है, लास्ट हेडिंग पे चल रहे हैं हम लोग, है ना। बस उसके बाद सीधे डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन। ये किसने कहा? नहीं, जो 23 में चलता है वो 24 में खत्म होता है। जो 24 में चलेगा वो 25 में खत्म होगा, और जो 25 में चलेगा वो 26 में खत्म होगा, यूं ही निरंतर चलता रहेगा। चलेगा। आदमी कहता है डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, कि इसी साल हम एडमिशन लिए हैं, इसी साल डॉक्टर बन जाएं। तो मन में ये आता है, यार इस साल तो बन नहीं पाओगे, है ना। अब अगले ही साल बन पाओगे, लेकिन कहते नहीं बनता है, क्योंकि धंधे की बात है। नहीं, किससे कह दो नहीं इस साल नहीं हो पाओगे। तो बुरा मान जाए, लेकिन सत्यता वही होती है। 23 में जो एडमिशन लेता है वो 24 में क्या है, एग्जाम देता है कि नहीं। वही है सत्यता, समझते ही नहीं। लिखिएगा भैया, लिखो, लिखो। इन केस ऑफ strong electrolyte, in case of strong electrolyte, in case of strong electrolyte, mess depend upon, mess depend upon, mess depend upon, डैश लगा के छोड़ दो। अच्छा, एक बात बताओ, आप देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक तो स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो, है ना। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो,
तो स्ट्रांग वाले का वीक वाले से मैस ज्यादा होगा। लेकिन मान लो 4 एसिड ऐसे हैं जो स्ट्रांगे हैं, है ना, तो फिर कैसे आप जानोगे? तो आप साइज पे जाओगे, है ना। जिसका जिस मेटल का आयनिक साइज छोटा होगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। यानी स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, और क्या होगी? ग्रेटर उसकी हायर क्या होगी? कौन सी? मेस। क्या होगी? मेस। तो नीचे लिखो भैया, लिखो, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयन, smaller is the size of ion in solution, higher will be mass, higher will be mass। मेस का फुल फॉर्म तो समझ रहे हो ना, बार बार मेस ही लिखा रहा हूं मैं। हायर विल बी मेस, MES, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना, हमने आपको एक पढ़ाया था एक बात, देखो यहां पे हमने क्या लिखाया, ये देखो क्या है, एक्वस साइज, है ना, या इसी क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साइज, या इसी क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडियाई, है ना, यही तो पढ़ाया था। बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन, पढ़ाया था। कैटायन जितना छोटा होगा उसका एक्वस साइज उतना बड़ा होगा। क्लियर है? हमने कहा, देखो हमने, अब बहुत ध्यान से समझो, हमने कहा Li प्लस छोटा है Na प्लस से, सीधी सी बात। क्या हमने बोला? Li प्लस छोटा है Na प्लस से, बट Li प्लस एक्वस बड़ा है Na प्लस एक्वस से। क्लियर है? जिसका नॉर्मल साइज छोटा होगा उसका एक्वस साइज उतना ही बड़ा होगा, है ना। आप देखो, जैसे लिथियम कैटायन छोटा है तो इसका हाइड्रेटेड साइज क्या होगा? बड़ा। हाइड्रेटेड साइज का मतलब समझ रहे हो? अपने ऊपर पानी लाद ले कोई कैटायन, और पानी और प्लस कैटायन दोनों को एक शब्द में बोलना होगा तो क्या बोलोगे? हाइड्रेटेड साइज। क्लियर है? तो लिखो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये दो बातें जरूर लिखो। ये कौन सा है? इसको लिखोगे साइज ऑफ कैटायन, और इसको क्या लिखोगे? बताओ बेटा। हाँ हाँ, हाइड्रेटेड साइज ऑफ कैटायन। अच्छा, जब इतना लिख रहे हो तो पूरे सजा लो ना, K प्लस RB प्लस CS प्लस, अब यहां पे चलो, कौन सा? K प्लस RB प्लस, और उसके बाद कौन है? CS प्लस। लेकिन इनमें एक शब्द लिखना ना भूलना, दैट इज एक्वस। ठीक है? जितना छोटा कैटायन होगा आयनिक साइज उतना बड़ा होगा। इसको लिख लो, यहीं से सवाल सब बनते हैं। देखो, ये बात समझ में तो नहीं आई? ध्यान से देखो, ये बट वट थोड़ा बढ़िया से लिखना, ये बट ही से तो बात बदलती है ना। बट है, नॉट है, ऑलवेज है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है ना। इन्हीं शब्दों से बात बदलती है। तो जब आप सेंटेंस कोई पढ़ रहे हो तो ऐसे शब्द आए हानिकारक तो इन पे गोला लगा लिया करो, क्योंकि यही शब्द वहां नहीं दिखते हैं। हमसे पूछ रहा होता है इनमें से कौन सही नहीं है। देखो, डायरेक्ट गलत नहीं पूछ रहा है ना, और उल्टा भी सवाल पूछ लेता। यदि उसे पूछना है कि इनमें से कौन गलत है तो पूछेगा इनमें से कौन सही नहीं है, और उसको पूछना कि इनमें से कौन सही है तो क्या पूछेगा? इनमें से कौन गलत नहीं है। उल्टा पुल्टा अंग्रेजी पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछता कि इनमें से कौन गलत, इनमें से कौन सही। हाँ, तो आजकल आधा खेल तो ग्रामर का है। चलेगा?
राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हाँ और क्या, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ right decreasing order of molar conductivity of the following molecule in aqueous solution, following molecule in aqueous solution, है ना, ठीक है। हाँ लिखो, दैट इज LiCl, कॉमा NaCl, कॉमा KCl, कॉमा RbCl, कॉमा CsCl, कॉमा, बस ठीक है। अब क्या लिखें, फ्रेंसियम को क्या लिखवाएं, रेडियो एक्टिव है, सीजीएन तक ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इनको कहां बताना है, जहां हमने लिखा है इन एक्वस सोल्यूशन उनको अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब जैसे ही आप LiCl को पानी में डाले तो Li कैटायन सबसे बड़ा हो जाएगा, उसका हाइड्रेटेड साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, और हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो गया तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी कम, है ना। तो क्या आप ये नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, मेस, ये कैसा है, डायरेक्टली नहीं भैया, इनवर्सली है ना। हाइड्रेटेड साइज बड़ा तो मोलर कंडक्टिविटी कम। अच्छा अब इनका इनका मिलाओ, इनका इनका साइज बड़ा, साइज बड़ा नहीं, यहां से गड़बड़ा जाएगा, तो एक काम करो, इसको अलग अलग रखो, नहीं पता लगे इससे मैच कर गए, इससे मैच कर गए तो गड़बड़ा दिए, नहीं समझ रहे हो, अलग अलग ही रखो, पता लगे ज्यादा में, हाँ ज्यादा में गड़बड़वा दिए। चलो लिखो। नहीं देखो, जब दो साइज हो तो हमेशा कंडक्टिविटी को हमेशा एक्वस साइज से तुलना की जाती, कभी नॉर्मल साइज की कंडक्टिविटी होती ही नहीं है। सूखा Li पड़ा है, कैसी कंडक्टिविटी, लेकिन Li एक्वस है तो कंडक्टिविटी है, समझ में आया। तो कभी भी हमने एक शब्द लिखाया था, हिंदी में लिखवाया था, लेकिन वो याद नहीं बात होगी, क्या लिखवाया था, जब दो साइज हो तो हमेशा इक्वल साइज को कंसीडर किया करो। अच्छा कहां लिखवाया था, आज जरा ध्यान से आओ, इंग्लिश में लिखवाया था, जरा आज जाओ, मिला, पेज नंबर बताओ, सब लोग समझे, हाँ बताओ कहां लिखवाए थे, हेडिंग बताओ, रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा है, सब लोग देखो, रेजिस्टेंस के ऊपर, नहीं देख ही लो, तो क्या तुम्हारा बैच बदल जाता क्या, हाँ देखो बेटा, रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर सबको मिला, हाँ जरा रेजिस्टेंस के ऊपर पढ़ के सुनाओ, हाँ हाँ लो, बात समझ में आ गई, हाँ उसी के आधार पे हम लोग कंडक्टिविटी की बात करेंगे, है ना। तो इसको लिख लेना, इस फार्मूले को अलग लिख लेना, एक तो ये लिख लिया, और दूसरा देखो इसको अलग से लिखना, ये अलग है, इसको ऐसे लिखना, क्या लिखोगे, कहीं इससे ना मैच कर देना, हमको तो यही डर लगता है, एक्वस साइज हाइड्रेटेड साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेस, लेकिन वो अलग लिखना, उसको अलग लिखना, लिखा, इसमें ना मिला के लिखना, नहीं तो दो उल्टा लोगों को सीधा कर लेंगे, कैटायन से मैच कर जाएंगे,
है ना। अलग फार्मूला लिखो, इसको लिखो हाइड्रेटेड साइज और एक्वस साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेस। इस फार्मूले को अलग रखना, इस फार्मूले को इस फार्मूले से मैच ना करना, बिकॉज कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। अरे सूखा कैटायन पड़ा है, क्या उसके पास कंडक्टिविटी होगी? तो कंडक्टिविटी कौन प्रभावित करेगा, एक्वस साइज ना कि सूखा साइज। कुछ समझ में आई बात?